दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। आपका ई विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। सबको सब बढ़िया है ना? सबका भाई काम टेम सब चल रहा है ना? बढ़िया। तो यहाँ मैं उम्मीद करती सब बढ़िया ही है, सब एकदम भगवान जी सबको ठीक रख रहे हैं। तो भाई अब जानते हैं हम लोग पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान आपके इतिहास की किताब से पूरा का पूरा पार्ट हम कर चुके हैं। जल्दी से जाके सारे विषय देख लो अगर आपने नहीं देखे हैं तो। इसके प्रश्न उत्तर बच रहे थे दोस्तों, वो मैं आपको करा देती हूँ। तो हमें बहुत से भाई कमेंट आते हैं, मैम प्रश्न उत्तर कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए, और बहुत से 50% आते हैं मैम प्रश्न उत्तर कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए कराते हैं क्योंकि दोस्तों आपका अभ्यास हो जाए अच्छी तरीके से। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे और पहले से आपने प्रश्न उत्तर कोई यू लाइक कोई किताब आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से अपनी किताब पढ़िए। मैं सच बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा घटना बताना चाहती हूँ। मैंने आज तक ट्यूशन नहीं ली कभी भी अपनी विद्यालय की पूरी जिंदगी में, आज तक ट्यूशन नहीं ली मैंने। हाँ, थोड़ी बहुत मैथ में जो गणित है हमारा थोड़ा बहुत वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता था, उसमें बट ट्यूशन जरूरत होती है, और कभी कभार विज्ञान में भी जरूरत होती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में नहीं होती है जरूरत। इतिहास या फिर किसी भी चीज में जरूरत नहीं होती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जो ये मुख्य मूल्य वाली पुस्तक है ना, जो हम पढ़ते हैं परीक्षा या फिर कक्षा में, बस वो पढ़ के चले जाओ और इसी के प्रश्न उत्तर करके जाओ। बस इसी के प्रश्न उत्तर अच्छे से मेरे साथ अभ्यास करके जाओ। कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से किसी किताब को खरीद कर, सैंपल खरीद कर या फिर ऐसा कुछ खरीद कर आपको करने के लिए। ठीक है, अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसका अभ्यास कर लीजिए, आपका हो गया भाई रिवीजन। ठीक है, तो भाई फिर से याद करें से प्रश्न 1 करते हैं हम लोग। इस प्रश्न उत्तर में कोई वो एक साथ मेल बिठाए और सही गलत बताए, ये सब नहीं है। शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित करी? तो जैसे आप जानते हैं दिल्ली 7 बार उजड़ी, 7 बार बैठी, और अगर सबसे पहली बात करी जाए तो दिल्ली के सुल्तानों ने नहीं, तोमरा राजपूत यानी कि राजपूतों ने सबसे पहले अपना शासन कायम किया दिल्ली के अंदर, और उसके बाद तोमरा राजपूतों को हराकर चहामना यानी कि चौहानों ने दिल्ली पर राज किया। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? तोमरा राजपूत यानी कि तोमर राजपूत। ठीक है, तोमर तो एक वो भी है ना, शीर्षक भी है। तो अनंगपाला ये तोमरा राजपूत के राजा हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए कितना सरल था, बस ऐसे ही करके आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, अपनी किताब मुख्य किताब के करने हैं बस, और कुछ नहीं करना आपको, मेरी सलाह है ये। ठीक है, तो प्रश्न 2 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो भाई फारसी थी भाषा। फारसी भाषा थी, जितना पूछा गया बस उतना बताना है, फारसी थी। ठीक है, फारसी को अंग्रेजी में पर्शियन बोला जाता है। तो प्रश्न 3 करते हैं, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो भाई विस्तार देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के वक्त पे बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि उन्होंने काफी दूर तक साम्राज्य को फैलाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत अपने सबसे दूर तक पहुंचा था, इनके बहुत लंबा खिंचा था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 4 है, इब्ने बतूता किस देश से भारत में आया था? इब्ने बतूता बगले में जूता, है ना, गाना भी है इसमें। ठीक है, तो भाई इब्ने बतूता कहाँ से आया था? भाई यहाँ पे देखते हैं, भाई बतूता मोरक्को अफ्रीका से ताल्लुक रखता था। कहाँ से आए ये? मोरक्को अफ्रीका। ठीक है, तो भाई अफ्रीका मोरक्को से आए थे, और ये फिर उसके बाद ये भारत में आए थे, एक खोज करने वाले की तरह आए थे। फिर उन्होंने बहुत सारे पदावली हस्तावली सब कुछ लिखी थी, सबके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, खोज करने वाले नहीं, एक तरीके से ट्रैवलर बन के आए थे। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाए तो। प्रश्न 5 है, देखिए प्रश्न 8 तक ही है, प्रश्न 9, 10, 11 भी था, लेकिन वो मैंने नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि वो अभ्यास में डालना मुझे नहीं लगता सही था। मेरी तरफ से देखा जाए तो उसमें प्रश्न ऐसे थे कि क्या आपको ये लगता है, क्या आप ये समझते हैं, तो इस तरीके से भाई प्रश्न थे। तो ऐसे ही था, 9वें 10वें 11वें तीनों प्रश्नों में ऐसे ही पूछा था क्या आपको लगता है। उसमें तो शायद आपको अपना खुद का डालना चाहिए, खुद क्या आप समझते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो वैसे वाले प्रश्न थे। इतने भी महत्वपूर्ण वाले प्रश्न हैं जो आने का बहुत ज्यादा इनका रहता है प्रतिशत, मैं वही डालती हूँ। ठीक है, बहुतों में मैं सारे के सारे प्रश्न करवा देती हूँ, लेकिन इस वाले में 9, 10, 11 मुझे नहीं लगे इतने मूल्यांकन थे, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे, मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो भाई न्याय चक्र के अनुसार 5वां प्रश्न है, देखिए न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था?
अब यहाँ पे बताया गया कि सेनापति जो होते थे, ठीक है, सेनापति कौन होते थे? जो सेना को संभालते थे। राजा सेनापति नियुक्त करते थे। तो यही बोल रहे कि किसानों का ध्यान ही इतना क्यों रखते थे? वो इसलिए क्योंकि किसान ही तो खिलाएगा, किसान ही तो हमारा भगवान है, ठीक है। किसान का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कर भी नहीं देगा अच्छे से, खेती भी नहीं करेगा, या बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो जाएगी। उत्तर यह है कि किसान पूरे राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। देखा, ये तो मैं बताना चाह रही थी कि वो भाई अन्नदाता है हमारा किसान नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। वो खेत में, गर्मी में, जाड़े में, सर्दी में, हर तरीके से वो खेत पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तभी हमारे पेट में थोड़ा अन्न का दाना जा रहा है, वरना मर जाएंगे, ठीक है, भूखे मर जाएंगे। तो वहां भी ऐसा ही था भाई, रीढ़ की हड्डी थी भाई ये किसान। राजा इसके बिना कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये राजस्व का स्रोत थे। जो आपने एक चीज देखी, हम जो विषय कर रहे थे इस पाठ के, उसके अंदर 3 तरीके के कर बताए थे। पहला कर होगा किसानों की 50% उपज पे, उन्हें अपने 50% उपज देनी पड़ती थी, जिसका नाम बोला गया था खराज। इसका नाम है खराज दिया गया था। दूसरा कर था मवेशियों पे, जो जानवरों, पशु पक्षियों को रखते हैं और उनसे दूध, घी, मक्खन निकालते हैं, उन पर था। तीसरा था उनके घरों पे, इन दोनों के घरों पे। देख रहे हो आप, कोई भी अलग कर किसी और से नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खेती करने वाले किसान, इन सब से ही कर है। तो भाई स्रोत सबसे बड़ा यही थे कर लेने का, ठीक है। सैनिकों को वेतन मिलता था जो इस राजस्व से आता था। तो भाई अगर ये कर नहीं देंगे तो किसी को भाई तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, ठीक है। इसलिए किसानों को समृद्ध और खुश रखना आवश्यक था। सेना नायक इसलिए उनको बहुत खुश रखते थे, क्योंकि तभी वह राजस्व का भुगतान करने में सक्षम हो सकते थे। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि सैन्य कमांडरों ने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। भाई उनसे कर आ रहा है, उनसे खाना आ रहा है, रीढ़ की हड्डी है, तो भाई क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। प्रश्न 6 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो भाई ये भी मैंने विषय में आपको अच्छे से समझाया था कि सल्तनत, ये जो पूरा साम्राज्य है, कोई भी शासक का ले लीजिए। चलिए हम मोहम्मद बिन तुगलक का लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का ये साम्राज्य है, ये अंदरूनी साम्राज्य है, यानी कि भीतरी साम्राज्य है, ठीक है। ये बाहरी साम्राज्य है, ये भीतरी साम्राज्य है। देखिए, ये भीतरी हो गया और ये बाहरी। बाहरी से उसको फर्क नहीं पड़ता, बाहरी उसके अंदर थोड़ी ना आ रहा है, उसे भीतरी से फर्क पड़ता था। हाँ, अगर उसको अपने साम्राज्य को और फैलाना, क्या खींचना होता था, तो वो बाहरी साम्राज्य को भी लूटना शुरू कर देता था, ठीक है। तो भीतरी साम्राज्य में वो क्या करता था, बड़े बड़े किला बंद बनाता था, उनको बहुत रक्षकों और संरक्षितों द्वारा उसको अच्छे से हिफाजत दिया करता था, जिससे कोई भी उसे लूटपाट ना ले। और बाहरी साम्राज्य को भी जब भी उसको लूटने का मन करता था, तो बड़े बड़े सेना की टुकड़ियां ले जाके बाहरी साम्राज्य को भी लूट लेता था। जैसे यहाँ तक इनका साम्राज्य, यहाँ पे लक्ष्मीनगर है, यहाँ पे गांधीनगर है, ऐसे करके इनका मन करा इन दोनों साम्राज्य को लूटने का, इसने लूट लिया शहरों को। तो ऐसे से करके वो अपना साम्राज्य बड़ा करते रहते थे। तो आंतरिक सीमा का अर्थ है गैरिसन शहर का भीतरी भाग, ठीक है। आंतरिक सीमा क्या होती है? आंतरिक सीमा यानी कि अंदर की सीमा। बाहरी सीमा का अर्थ है गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों से परे का क्षेत्र। गैरिसन शहर क्या होता है दोस्तों? गैरिसन शहर होता है एक ऐसा शहर जिसको बहुत ही ज्यादा रक्षा दी जा रही है, बहुत ही ज्यादा संभाल के उसको सेना नायक की टुकड़ियां लगा रखी हैं, उसको बहुत ही ज्यादा रक्षा दी जा रही है, हिफाजत करी जा रही है, क्योंकि शायद उसमें कोई राजकोष हो, कुछ ऐसी चीज, मूल वस्तु पड़ी हो जिसको रक्षा देना जरूरी है, तो उसे गैरिसन शहर बोल दिया जाता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा हिफाजत देने वाला शहर, ठीक है। तो क्या होता था, आंतरिक यानी कि अंदरूनी जो भाग होता था उसको हमेशा सुरक्षित रखते थे शासक, और बाहरी भाग होता था उसमें इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया है, जो बाहरी गैरिसन कस्बों के बाहरी इलाके होते थे, क्षेत्र से परे इलाके होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? बाहरी सीमा, ठीक है दोस्तों, ये हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद है प्रश्न 7, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों को पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार से सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? तो भाई बहुत ही सरल सा ये हमारा प्रश्न आ गया है। सबसे पहले समझते हैं कि मुक्ति कौन होता था। देखिए, समझ लीजिए मैं एक सेना नायक हूँ, सेना कमांडर हूँ, ठीक है। कमांडर में हिंदी शब्द है एक, तो सेना कमांडर हूँ मैं, एक बहुत बड़ी सेना नायक मतलब सेना टुकड़ी संभालता हूँ, और मुझे अचानक से बोल दिया गया कि मेरा एक प्रांत है, मेरे शासक आके मुझे बोलना है, मैं बोलूँ जी राजा जी बोलिए बोलिए।
तो भाई वो आके बोल रहे हैं मेरा एक प्रांत है, उस वक्त तो प्रांत होते थे, शहर वहर नहीं होते थे, मेरा एक प्रांत है, वहां जाके तुम्हें संभालना है, उस पूरे प्रांत को संभालना है, वहां का राजनीतिक न्याय मूल अदालत वदालत सब तुम्हें संभालना है, कर लेना ये सब तुम्हें संभालना है। मैं वहां गई, मैं बोली अच्छा मैं तो सेना नायक थी, यहाँ पे ये इस क्षेत्रों को संभाल रही हूँ, प्रांत को संभाल रही हूँ, तो मुझे क्या नाम दिया जाएगा? तो उसे नाम दिया गया इक्तादार या मुक्ति। ठीक है, इक्तादार क्या होता है? इक्तादार होता है जो अपनी इक्ता संभालता है। इक्ता किसको बोला गया? वो सेना नायक जिस भूमि पे गया है, जिस प्रांत को संभाल रहा है, नीचे तो भूमि है ही ना, आकाश पे तो नहीं खड़ा, तो नीचे जो भूमि है उस पे वो खड़ा हुआ है, उस भूमि को इक्ता बोल दिया जाता है। जिस भूमि को उसको संभालने की काम दिया गया है, कर्तव्य दिया गया, उस भूमि को उसे बोलना है इक्ता। और इक्तादार वो खुद को बोलेगा, इक्तादार या मुक्ति दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, तो भाई यहाँ पे यही बताया कि मुक्ति रखे जाते थे, या फिर इक्तादार बोल दीजिए, ये रखे जाते थे। ऐसा क्या चीज हो सकती थी कि भाई अपने आदेश का उल्लंघन कर जाए, ये अपने शासक को धोखा दे जाए, ऐसा कभी हो सकता था? तो भाई हाँ, कदम नीचे दिए गए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत छोटे वक्त के लिए ही इनको इक्ता दिया जाता था, फिर इनको किसी और इक्ता पे भेज दिया जाता था। समझ लीजिए एक इक्तादार को लक्ष्मीनगर संभालने दिया और फिर उसके बाद उसको गांधीनगर भेज दिया है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो ऐसे होता था, वो इसलिए होता था जिससे वो और अच्छी तरीके से काम कर पाए। 1 महीने के लिए सही, उनके दिमाग में रहे मैं तो 1 महीने के लिए हूँ तो अच्छे से काम करता हूँ। दूसरी बात ये होती थी कि एक तो तबादला कर दिया जाता था, इससे शायद वो चिढ़ सकते थे कि भाई मुझे कितना तबादला करवाते हैं। दूसरी बात ये थी कि समझ लीजिए मेरे पिताजी हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर है, असल में ग्राफिक डिजाइनर है, तो मेरे पिताजी की उपाधि जो होगी, उनको जो मिल रखा है वो मुझे मिलेगा, मेरी पढ़ाई हो जाने के बाद वो जगह मुझे मिल जाएगी। ऐसा होता है ना बहुत जगह पे, राजा का बेटा राजा, उसके बाद का बेटा राजा बनेगा, ऐसे ही होता है ना। तो यही होता था। और लेकिन यहाँ पे ऐसा भाई नहीं था, यहाँ पे इनका उत्तराधिकारी को इनका ऑफिस नहीं मिलेगा, इनको इनके उत्तराधिकारी को कुछ और काम काज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके पिताजी जो भी वो कार्यभार संभाल रहे हैं उनको नहीं मिल सकता। तो भाई यहाँ पे भी शायद इक्ता दगाबाजी कर सकता है कि भाई मेरे बेटे को नहीं दिया मेरा ऑफिस, ठीक है, या मेरे को इतना जल्दी तबादला करा दिया, तो कहीं पे शायद थोड़ी बहुत दगाबाजी की छोर दिख सकती है। राज्य द्वारा लेखा करो का ये क्या है दोस्तों? क्या होता था ना, इक्तादार के पास एक काम होता था कि वो कर वसूली करेगा, उसको जो भूमि मिलती थी ना इक्ता, उस पर उसको कर वसूली भी करनी होती थी। वहां जो खेती कर रहे हैं लोग रह रहे हैं उससे उनको कर भी लेना पड़ता था, जिससे वो बाकी जो उसके सेना होती थी, सैनिक होते थे, उनको वो तनख्वाह देता था, खुद को भी तनख्वाह देता था। तो भाई शासक ने ये बोल रखा था कि ये 1 भी रुपया कर ज्यादा ना ले, इसलिए मैं वहां पे लेखाकारों को नियुक्त करता हूं। यानी कि वहां पे मैं ऐसे लोगों को लगाऊंगा जो इसका हर चीज देखेगा कि भाई ये ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, कर ज्यादा वसूल तो नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे 15% बोल रखा है, ये 25 तो नहीं ले रहा, और जिसमें से ये मुझे बस 15 दे रहा है, बाकी 10% खा तो नहीं जा रहा। ऐसे भी होता था, उसके लिए लेखा कर रखे होते। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इक्तादारों में थोड़ा बहुत ऐसा, मुक्तियों में ऐसा मन में आ सकता है कि ये तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते, इन्होंने मेरे ऊपर लेखा कर लगा रखे, ऐसे भी होता था। ठीक है, तो दूसरा क्या है अंक है हमारा, दूसरा की द्वारा एकत्रित, यहां पे हम लिख देते हैं इक्तादार या मुक्ति। देखिए आप मुक्ति कहिए, एकता कहिए, आपको जो माने आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मुक्ति या इक्तादार द्वारा एकत्रित राजस्व ये वही है कर, उसको कर भी लेना पड़ता था। राशि की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस बात का ध्यान रखा गया था कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित करों को ही एकत्रित करे और उससे आधारित नहीं, उससे अधिक ना ले, और जितना नियंत्रित करा गया है, जितना लेने को बोला गया है सिर्फ उतना ही ले। तो बहुत से मैंने आपको ये तो एक दो अंक बताए गए, मैंने तो आपको 3-4 अंक बता दिए कि किस वजह से वो चिढ़ सकता था। ठीक है, तो इस बात की भी ध्यान रखा जाता था कि वह केवल आवश्यक संख्या में सैनिकों को ही रखे, ज्यादा सैनिक ना रखे, अगर ज्यादा रखेगा तो तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ जाएगी। मुक्ति सुल्तानों के आदेशों की अवहेलना करना चाहते थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति वंशानुगतिक नहीं थी, उनके वंशों को उनका काम नहीं दिया जा सकता था, उसके बाद कोई और मुक्ति लगता था, उनका बेटा नहीं बैठ सकता था, इसलिए भी वो अवहेलना कर सकते थे आगे जाके। साथ ही साथ उनकी नौकरी
तरनीय थी, यानी कि जितना नौकरी 1 महीना बोला है तो 1 महीना तक ही नौकरी रहेगी, उसके बाद किसी और को वो नौकरी दे दी जाती थी। ऐसा भी रहता था, तबादला भी बहुत हो जाता था इनका, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन पर सेवा की शर्तें बुरी तरह से थोप दी गई थी जो उन्हें पसंद नहीं थी। उनसे बहुत सेवा कराई जाती थी, उनसे बोला जाता था ये करो वो करो, न्याय का पालन करो, ये सब करो। वो भी 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीने के लिए काम रहे, मेरे बेटे को भी मेरी जाने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत चीजें होती थी जिससे वो अवहेलना करके उनको दगाबाजी कर सकते थे। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा भैया। तो भाई मंगोल को कौन नहीं जानता, मंगोल में चंगेज खान था, काफी ज्यादा वो ताकतवर था। और त्रांजोस जो है ना, जो आज के वक्त उज्बेकिस्तान कहलाता है, उस पर उसका कब्जा हो रखा था, ईरान पर कब्जा कर रखा था। तब उसकी नजर थी दिल्ली पर। ठीक है, तो दिल्ली में बैठे थे भाई, एक वक्त पे मोहम्मद बिन तुगलक और एक वक्त पे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इन दोनों पर ही भाई वो अच्छा खासा भाई एक अच्छा खासा काले काले बादल मंडरा रहे थे चंगेज खान बनकर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली में एक बड़ी खड़ी सेना जुटाई। यह एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो दिल्ली पर जो आक्रमण हो रहे थे चंगेज खान के द्वारा, काफी अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संभाला था, उसने बचाने की कोशिश करी थी, ना कि आक्रमण करने की जिससे वो और भड़क जाए भाई चंगेज खान। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चंगेज खान को और भड़का दिया था भाई उज्बेकिस्तान पे हमला करके। तो बहुत चीजें थी भाई उस वक्त पे, हमले से ये लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बचाने की कोशिश करी थी। अपने सैनिकों के लिए सिरी, एक नए गैरिसन शहर का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया शहर बनाया था जहाँ पे उसने अपने सारे सैनिकों को भेज दिया था। ठीक है, उसने किसानों की उपज के, यहाँ पे एक शब्द ज्यादा लग गया है भाई, माफ करिएगा, उपज के दर से सेना को खिला 50% ने के लिए भूमि पर कर लगाया। ठीक है, वह सैनिकों को नकद भुगतान करने लगा। अब यहाँ पे ये बताया कि भाई 50% उसने गंगा यमुना के वहां जितना भी हो रहा था ना, वहां पे खेती बाड़ी, वहां से वो 50% ले रहा था। और बहुत अच्छी बात है कि वो 50% बहुत बड़ी रकम है। 50% गंगा यमुना के जगह से ले रहा था वो, इसलिए क्योंकि गंगा यमुना का पानी काफी अच्छा है, उन्नति वाला, उपज वाला है, और वहां पे जितनी भी खेती होगी वो अच्छी खासी होगी, जिससे लोग वहां पे कर अच्छे से दे भी पाएंगे। अगर वहां पे उनका 90 क्विंटल वहां पे वो गेहूं उगाएंगे तो 50 क्विंटल दे पाएंगे, 40 तो उन पे बचेगा ना। तो ये चीज अच्छी थी कि एक अच्छी उपज वाली जगह से वो इतना ज्यादा कर वसूल कर रहे थे, ऐसी जगह से नहीं जहां सूखा पड़ गया था। लेकिन भाई इतना मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उन जगहों से भी लिया जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, बवाल हो रखा है, खराब हो रखी है खेत, वहां से भी वो ले रहा था। इसलिए वहां पे अकाल और भूख हड़ताल ये सब चल गई थी, भूखमारी भी चल रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त पे उसने अपने लोगों को ही नहीं समझा, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लोगों को समझा। उसने अपने सेना को भी अच्छे से नियंत्रण करा और अपने लोगों के बारे में भी सोचा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दिल्ली के लोगों को दक्षिण में दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था उसने। यहाँ पे हमने बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उसने एक नया शहर बनाया, सीरी नामक। इसने कोई नया शहर नहीं बनाया, बल्कि इसने दिल्ली के 4 जो सबसे पुराने शहरों में से एक आता है दिल्ली पूना, उसको खाली करवा दिया और उस खाली करवा के लोगों को दौलताबाद भेज दिया। अब आपको कोई गलती यहां समझ आई? गलती ये थी उसकी कि इतने ऐसे ज्यादा इस संकट भरे वक्त पे, इतने कम वक्त पे, और ऐसे वक्त पे जहां आपके ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे हैं, आप इतने बड़े शहर को खाली करा के वहां पे दूसरे लोगों को वहां पे दूसरे शहर में डाल रहे हो। आपको उस वक्त पे नया शहर बना लेना चाहिए, जिससे लोगों को ऐसा बस्ता सामान उठा के इधर जाना उधर जाना, युद्ध के माहौल में लोग उधर इधर कर रहे हैं, लोगों की जान को खतरा है, तो लोगों की जान को खतरा ना ये बिना देखे उसने ये करा, उसने नया शहर ना बनवा के दौलताबाद भेज दिया दिल्ली पूना के लोगों को, और इस तरह दिल्ली को एक गैरिसन शहर में बदल दिया। तो भाई दिल्ली वो जो चार बहुत ज्यादा पुराने क्षेत्र आते हैं, आपको तो पुराने क्षेत्र को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, जिससे आपका इतिहास जाने कि आपने ये कलाकृतियां करी थी, वो कलाकृतियां के सबसे पुराने शहरों को बचाना आपका कर्तव्य था। आप किसी और नए शहर को बना लेते, वो टूट फाट जाता, चलता, लेकिन पुराने शहर को, समझ लीजिए हमारे इंडिया गेट को कोई तोप से उड़ा दे, हमें कितना दुख होगा, क्योंकि वो इतने वक्त से वहां खड़ा हुआ है, इतने वक्त से पुराना भवन बना हुआ है।
तो वही इसने गलती करी मोहम्मद बिन तुगलक ने कि इसने बहुत पुराने शहर को ही किला बंदित शहर, अब नया शहर बना दिया सैनिकों के लिए। अब सैनिक वहां पे है तो भाई आक्रमण भी वहीं होगा ना, और वो पुराना शहर तो पूरा तबाह हो जाएगा। उसने सेना को भी भंग कर दिया, उन्होंने सैनिकों को नकद भुगतान भी किया। तो भाई यहां से हमें देखने को मिला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कुछ ही मैंने आपको यहाँ पे अंक बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे अंक हैं जो मैंने विषय में बताए हैं, जाके जरूर विषय को देखिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या गलतियां करी थी, या क्या उन्होंने, उनमें से कौन सही था। मेरी तरफ से नहीं, किताब की तरफ से, किताब जो बता रहा है मैं भी वही बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सलाह मेरी यही है कि आप कभी भी प्रश्न उत्तरों को मत छोड़िएगा और विषयों को भी मत छोड़िएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। क्योंकि बहुत बार हमें ना पाठ पढ़ने का मौका नहीं मिलता, हम इतने सारे पाठों को हम लोग अभ्यास कर रहे होते हैं, जब भी परीक्षा आती है बहुत कम वक्त रह जाता है हाथ में। तो ये वीडियोस देख लिए करिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और का ध्यान जरूर रखा करो यार, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को खांसी चल रही है, कुछ लोग को फीवर चल रहा है, उस वक्त में भी आप ऐसे देख रहे हो, बट अपना ध्यान जरूर रखना। मेरे सारे चुन्नू मुन्नू ध्यान रखने चाहिए अपने, स्वस्थ रहे, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई दूसरे पार्ट या फिर प्रश्न उत्तर में जल्दी से आपसे मिलेंगे, और ऐसे करके हगी दे दो। अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।